अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जो पाक फ़ौज के अदारे और इमरान खान के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई थी वो किस हद तक ख़त्म हो गई हैं। DGISI की तकर्री का मामला कहाँ तक पहुँच गया और क्या प्रैक्टिकली उसको हल करने के फार्मूले पर इत्तफाक हो गया है या नहीं, और समरी की क्या कहानी है, और वज़ीर आज़म को अदारों के साथ लड़ाने की कोशिश कर कौन रहा था बुनियादी तौर पे, और इसमें रोल किसका था, और आज क्या दोबारा से पाक फ़ौज और मौजूदा हुकूमत सेम पेज के ऊपर आ गए हैं। जो हमेशा से हुकूमत कहती है कि जी अदारों के साथ हमारी किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है, हम सेम पेज के ऊपर हैं, क्या वो बात दुरुस्त है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपसे शेयर करूँगा वो ये है कि मरीम नवाज़ को अमरीकी नाज़िमुल अमूर मिली हैं रायविंड जाकर। इस मुलाकात की क्या कहानी है और मुस्लिम लीग नवाज़ अपनी सफ़बंदी किस तरह से कर रही है, ये दो आज के मौज़ूआत हैं और अंदर की बात आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, हालात हाज़रा से आपको आगाही हासिल रहे। नाज़रीन, जो समरी की कहानी थी, जो DGISI की तकर्री का मामला था, जो हुकूमत को और फ़ौज को आपस में लड़ाने की एक साजिश थी, उस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि बुनियादी तौर पे जो इमरान खान का इख्तलाफ था, जिसके बारे में मेरे समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, एक टाइमिंग ऐसी थी, दूसरे हालात ऐसे थे, तीसरी अपोजिशन इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे वक्त में इमरान खान साहब को कम अज़ कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये काम हो गया, ये इमरान खान ने नहीं किया। उनके दाएं बाएं कुछ लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को बुनियादी तौर पे इस बात पे कायल करने की कोशिश की। देखिए, हर पार्टी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ शरारती लोग भी होते हैं, कुछ एजेंडा बेस्ड लोग होते हैं कि जो किसी और का एजेंडा पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर बैठे होते हैं। तो इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने ये कायल करने की कोशिश की थी कि खान साहब देखें, नून लीग ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया और वो कितनी पॉपुलर हो गई, और आज उनके लोग इसलिए नहीं टूट रहे कि वो उनका जो स्टांस है, जो ब्रांड, जो कंपनी की मशहूरी नून लीग ने की है, जो ब्रांड बन गया है, तो वो बुनियादी तौर पे लोगों की सक्सेस की ज़मानत बन गई है। वही जो स्टांस है जिसको कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब को इस स्टांस की वजह से बड़ा नुकसान होगा, नून लीग टूट जाएगी, तो वही स्टांस और वही नैरेटिव उनका उनकी पॉलिटिकल कामयाबी की ज़मानत बनता चला जा रहा है। यानी नून लीग आज जिसको 2023 में टिकट देगी वो बुनियादी तौर पे 7-20-25 हज़ार वोट भी गिफ्ट करेगी, और जो PTI जिसको टिकट देगी वो शायद कई जगह पे माइनस पे चले जाएं और कई जगह पे 8-10-15 हज़ार वोट उनको मिल जाएं। तो ये पॉपुलैरिटी ग्राफ हमारा कम हो रहा है, तो लिहाजा हमें भी थोड़ी बहादुरी दिखानी चाहिए और हमें भी थोड़ा सा खड़े होना चाहिए और वगैरह वगैरह। दूसरा, उनको एक कानूनी और आइनी ब्रीफिंग 2-3 लोगों ने दी जिसमें कहा गया कि खान साहब देखें, कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे आपको खड़े होना चाहिए, ये आपका इस्तेहकाक है वगैरह वगैरह। तो खान साहब चूँकि अजीम आदमी हैं, वो उस पर खड़े हो गए और खान साहब ने उस पर रजिस्ट किया और हस्बे साबक और हस्बे आदत उन्होंने साबित किया कि वो ज़िद के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, वो किसी बात पे भी खड़े हो सकते हैं, किसी बात पे भी वो ज़िद कर सकते हैं और किसी बात पे भी वो इतने खड़े रह सकते हैं कि बिल्कुल ही वो चीज़ें उसमें नुकसान भी हो तो वो उस पर अड़ जाते हैं। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर प्रैक्टिकली कुछ खैर खा बीच में पड़े। जो 2 लोग अदारे की तरफ से थे, 2-3 लोग सिविल की तरफ से थे, उन लोगों ने समझाया, दोनों तरफ समझाया। फिर एक तवील मुलाकात प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान हुई। फिर मौजूदा जो DGISI जिनकी तैनाती हो रही है उनको मिलवाया गया, फिर समझाया गया, फ्यूचर का नक्शा सामने रखा गया। फिर फ़ाइज़ ईसा
का जो मामला है और जो मौजूदा DGIS लगे हैं उनके साथ बड़ा कुर्बत का एक ताल्लुक है, वो भी ज़ेर बहस आया कि मौजूदा DGIS अगर लग जाते हैं तो फ्यूचर में वो कितने हेल्पफुल साबित हो सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर ये भी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म को रियलाइज़ करवाई गई कि जनरल फैज़ साहब जो मौजूदा DG हैं और जिनको हटाया गया है, जिनको पेशावर की कोर दी गई है, उनके रहने से क्या हो सकता है। और पॉलिटिकली एक बैगेज जो इमरान खान साहब के ऊपर आ रहा है उसके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। और इमरान खान साहब को दूसरी तरफ से चूँकि ये समझाया गया था कि अगर फैज़ साहब हट जाते हैं और चेयरमैन नैब हट जाते हैं तो उसके बाद तो एक बिल्कुल सियासी यतीमी की एक सियासत होगी और दो हमारे पास बड़े हथियार हैं, दोनों हथियार अगर हट जाते हैं तो उस सूरत में क्या बनेगा और अपोजिशन ऊपर चढ़ जाएगी। पहले उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, उनको कटू साइज हम कर नहीं सके। PTI का नैरेटिव हम लोगों को उसकी मोबिलाइजेशन नहीं कर सके, लोगों को पीछे नहीं लगा सके, महंगाई ख़त्म नहीं कर सके और पॉलिटिकली जो हमारी पॉपुलैरिटी है उसको भी हम ठीक नहीं कर सके। तो लिहाजा ये बहुत सारे इश्यूज़ बन जाएंगे। लिहाजा खान साहब को उस फियर से निकाला गया, समझाया गया कि खान साहब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अदारे इस तरह काम नहीं करते, अदारों में चीज़ें उसी तरह चलती हैं, अफराद चले जाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ परमानेंट बेसिस पे होती हैं, कुछ अफराद के साथ हो सकती हैं, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदारा कुछ प्रिंसिपली डिसीजंस कर चुका है, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, कुछ मुल्क के अंदर करप्शन के बारे में और कुछ लोगों के बारे में। तो इमरान खान साहब को जब यकीन आ गया कि वो चीज़ें उसी तरह चलेंगी, नैरेटिव चलेगा और अपोजिशन के बारे में रवैया उसी तरह गालबन रहेगा, यानी जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ें हैं वो उसी तरह चलेंगी, किसी फ़र्द के आने या जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मामला आया समरी का, फिर वे आउट दिया गया, फिर फेस सेविंग की बात हुई कि जी इसका रास्ता क्या है। तो रास्ता निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भी चूँकि फेस सेविंग देनी थी, अदारे को भी देनी थी, अदारा अनाउंस कर चुका था, ISPR ने इस पर ट्वीट भी आ गए, उस पर प्रेस रिलीज़ भी आ गई, टिकर भी चल गए, खबरें भी आ गई, तस्वीरें भी आ गई, सारा कुछ आ गया। तो इमरान खान साहब को फेस सेविंग देनी थी, तो उस पर तय हुआ कि जिन लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से गुफ्तगू की है, जैसे अहमद डोगर साहब हैं, उन जैसे जो हजरात थे उनको स्नप किया जाए, उनको नोटिस दिया जाए और उसके बारे में पार्टी अपने इक़दाम करे, और दूसरी तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसको बंद किया जाए, और जो लीगल इसका वे है समरी को प्रॉपर तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मूव करवाया जाए और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब जो फ़ौज का या मौजूदा चीफ का स्टॉन्स है या डिसीजन है उसको फॉलो करते हुए वो उसी तरह की तकर्री कर दें नदीम अंजम साहब की। तो अब प्रैक्टिकली समरी कंसल्टेशन से, मशावरत से, कानूनी और आइनी कंसल्टेशन से, जिसमें वज़ीर कानून भी, बाबर अवान साहब भी, कुछ और लोगों की भी इनपुट थी, उस सारी इनपुट के बाद प्रॉपर तरीके से समरी मूव हुई और समरी को प्रॉपर तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑनर करने का एक वादा किया गया। और उसी अंदाज में मेरी इतला ये है कि जैसे फ़ौज डिसीजन कर चुकी है या बाजवा साहब डिसीजन कर चुके हैं, उसी अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक तजवीज़ ये भी आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं, जब मैंने फ़ैसला करना है तो करना है, कोई मुझे 4 महीने 6 महीने वाली बात नहीं है कि जी मौजूदा DG को आप कुछ देर के लिए कंटिन्यू करें और उसके बाद अगर कुछ चेंजिंग वाली बात है तो हम फिर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर करना है तो फिर करना है, मुझे किसी की ज़ात से कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि जो कंटिन्यूटी है इश्यूज़ के हवाले से, अफ़गान इशू के हवाले से और अफ़गानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके हवाले से, तालिबान के इशू पे और इंटरनेशनल प्रेशर्स के हवाले से बेसिकली बुनियादी बात वो थी। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ किया गया, बल्कि पूरे तरीके से ब्रीफिंग दी गई कि वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस होते हैं, वो किसी एक शख्स के आने या जाने से उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा उस पर आप बेफ़िक्र रहें, उस पर हम पूरी तरह से विजिलेंट हैं, पूरी तरह से चीज़ें इन ऑर्डर हैं। तो उस पर उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया।
तो ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इतला दे रहा हूँ कि वो मामला सेटल हो गया, कुछ बड़ों ने बीच में पड़ के, और सेटल होने की साथ ही अपोजिशन के ऊपर ये इतना बड़ा बम बन के ये चीज़ गिरेगी। और अपोजिशन बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी, यानी अपोजिशन ने इन इख्तलाफात के दिनों में पूरी तरह से GHQ में जगह जगह घुसने की कोशिश की है कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन मेरी इतला ये है कि कोई सुराग नहीं मिला, यानी घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला। गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब के सब गेट बंद मिले। उसके बाद मरीम साहबा और उनकी टीम और लंदन से अमेरिकन के साथ राब्ते बढ़ गए। अमेरिका का क्या स्टॉन्स है सारी दुनिया जानती है। अमेरिका अफगान वार के हवाले से कितना दुखी है और कितनी इंसल्ट फील कर रहा है। अमेरिकन CIA, रशियन एजेंसीज़, इंडियन एजेंसीज़, UK की एजेंसीज़, तमाम की तमाम एजेंसीज़ और फ़ौजें नेटो की शक्ल में वहाँ पे फेल हुई, नाकाम हुई, मायूस हुई। उस सारा गुस्सा भी उन्हें मौजूद है। अब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर चाह रहा है कि वो ये 2 लोगों को इस सारे मामले का ज़िम्मेदार समझ रहा है। एक तो वो समझ रहा है कि इमरान खान साहब ने पुश किया अफ़गान पॉलिसी पे, दूसरा उस पर फैज़ साहब का इशू नहीं है कि DGISI ने ये सारा अपने तौर पे कर दिया, ना अदारों में ऐसे होता है। अदारों में कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, विजडम के साथ डिसीजंस होते हैं और मिल के चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं। तो लिहाजा दूसरा पाक फ़ौज का अदारा ISI अमेरिका को बड़ी चुभती है, बड़ी तकलीफ़ है। तो जिनको चुभती है वो सारे लोग आज रायवंड पहुँचे। वहाँ पे पूरी तरह से जो पाकिस्तान में हो रहा है, नैब के हवाले से बड़ी शिकायतें लगाई गई और पूरा एक फ़ाइल दी गई अमरीकी नाज़िमुल अमूर को। फिर फ़ौज के बारे में कहा गया जी फ़ौज ये सिलेक्टेड है इमरान खान और ये और वो, और अफ़गान पॉलिसी के हवाले से चीज़ें की गई। यानी आप टाइमिंग देखें कि जिस तरह इमरान खान साहब को इज़्ज़त मिल रही थी अफ़गान पॉलिसी के हवाले से, पाक फ़ौज को मिल रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ साहब उन्हीं दिनों में एक वहाँ पे अफ़गानी नुमाइंदे को मिलते हैं और उसके बाद वो फारिग हो जाते हैं उधर से, और वो सारा मामला उनके ऊपर एक मलबा पड़ता है और जिसकी आज तक वो वजाहत नहीं कर सके। तो इसी तरह की सिचुएशन आज है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है, अफ़गानिस्तान में कुछ हो रहा है। तो मरीम साहबा अमरीकी नाज़िमुल अमूर को मिल के शिकायतें अदारों की भी कर रही हैं, नैब की भी कर रही हैं, और अफ़गान पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान के जो स्टॉन्स है, जो नैरेटिव है, उसको मुकम्मल तौर पे क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। अगर मुझे ये सारी चीज़ों का पता है तो पाकिस्तान के अदारों को भी यकीनी तौर पे इल्म होगा, एक चीज़ का इल्म होगा कि ये क्या हो रहा है। आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी और मैं आने वाले दिनों में इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा कि अफ़गान हवाले से और अमेरिका के जो अज़ाइम है पाकिस्तान में वो क्या हैं, नून लीग खुल के किस स्टॉन्स पे आ रही है, और पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अमेरिकन के साथ राब्ते में है और वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स उन्होंने हायर की हुई हैं। अभी नून लीग ने भी अमेरिका के अंदर कुछ लॉबिंग फर्म्स हायर कर ली और 2023 में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ये अमरीकी घोड़े के ऊपर सवार होकर अमरीकी चिट के क्लियरेंस के ऊपर इक़्तिदार में आना चाह रही है। अब देखना ये है पाकिस्तान के इदारे, चाइना का जो बैलेंस एक नया बना है, जो नया एक इस मुल्क के अंदर और इस रीजन के अंदर एक नया तवाज़न कायम हुआ है, एक नया ब्लॉक जो बन रहा है, हमारे इदारे उसके साथ खड़े होते हैं या अमरीकी प्रेशर में आते हैं। ये बुनियादी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अमरीकी प्रेशर किस हद तक नवाज शरीफ, मरीम साहबा और जरदारी साहब को रेस्क्यू करता है, या फिर अमेरिकन अपना काम निकालते हमेशा की तरह और साइड पे हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।